इधर बंगाल में योगी आदित्यनाथ रैलियां कर रहे हैं और उधर कोर्ट ने जुल्म होने पर उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसी फटकार लगाई है जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दाढ़ी और टोपी खींचने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जहां एक और बंगाल में सियासी जंग तेज है, योगी की एंट्री से हलचल मची हुई है और उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने पूरा नैरेटिव बदल डाला है। बंगाल के चुनावी मैदान में इस वक्त तस्वीर दो हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की रैलियां हैं जहां भीड़ और बयान दोनों सियासत की तापमान को बढ़ा रही हैं, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की सख्ती है और टिप्पणी है जिसने यूपी सरकार से सीधे सवाल पूछकर एक नया मुद्दा लाकर खड़ा कर दिया है। यही वजह है कि अब चुनावी नैरेटिव सिर्फ विकास या सत्ता की लड़ाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कानून, न्याय और सामाजिक संतुलन तक पहुंच गया है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट बनता जा रहा है, क्योंकि चुनावी वक्त में ऐसे संवेदनशील मुद्दों को उठाना सीधे जनता की सोच और जनता के वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करता है। और यही कारण है कि अब हर राजनीतिक दल इस पूरे घटनाक्रम को अपने अपने तरीके से पेश करने में जुटा हुआ है। क्या कुछ कोर्ट ने सख्ती अपनाई है, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल आपको बता दूं, काजिम अहमद शेरवानी की दाढ़ी खींचने और टोपी हटाने वाले मामले में कोर्ट ने भारी नाराजगी जताई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के नोएडा हेट क्राइम केस में सुनवाई की है और इस केस में सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ पूछा कि जांच अधिकारी अदालत के साथ लुका छुपी क्यों खेल रहे हैं। यह हेडलाइन देखिए, हेट क्राइम केस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकारा। अगली हेडलाइन देखिए, लुका छुपी क्यों खेल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा डांटने में मजा नहीं आता है। अब सबसे बड़ा सवाल यहां ये उठ रहा है कि केस में आईपीसी की धारा 153 बी यानी कि 153 बी क्यों नहीं जोड़ी गई। यानी अदालत ने सीधे तौर पर यह संकेत दिया कि मामले की जांच में गंभीर कमी आ रही है और ये धारा नहीं जोड़ी गई। पीड़ित ने दावा किया था कि उसकी दाढ़ी और धार्मिक पहचान के आधार पर उस पर हमला किया गया और ऐसे में कोर्ट का सख्त रुख इस बात का सीधा संकेत देता है कि अब इस तरह के मामलों में जो है देरी नहीं की जाएगी और इन मामलों को हल्के में नहीं लिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी साफ कहा कि अगर निर्देशों का पालन नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई हो सकती है। यही वजह है दोस्तों कि इस फैसले के बाद सियासत भी पूरी तरीके से गर्मा गई है और विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा जो है मिल गया है जिससे वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। अब इसे बंगाल के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि जिस वक्त ये टिप्पणी कोर्ट की आई है उसी वक्त योगी आदित्यनाथ बंगाल में लगातार रैलियां कर रहे हैं। योगी जी की रैलियां लगातार हो रही है बंगाल में। अपने भाषणों में कानून व्यवस्था और शासन मॉडल, यूपी मॉडल का बड़ा मुद्दा बनकर वो रैलियों में उतर रहे हैं। भीड़ में जोश है, समर्थकों में उत्साह है और हर बयान के साथ सियासी तापमान भी बढ़ा हुआ है। योगी अपने भाषणों में सीधे तौर पर यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका मॉडल यानी कि उनका उत्तर प्रदेश मॉडल सख्त प्रशासन और मजबूत कानून व्यवस्था का एक बड़ा प्रतीक है, लेकिन कोर्ट की टिप्पणी ने उनके सारे दावों की जमीनी हकीकत बता दी। अब दोस्तों सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये मुद्दा चुनावी बहस का हिस्सा बनेगा और क्या इसका असर वोटिंग पैटर्न पर पड़ेगा, क्योंकि जनता अब सिर्फ वादों पर विश्वास नहीं करती, सिर्फ जुबानी बातों पर विश्वास नहीं करती, बल्कि जमीनी सच्चाई और न्यायिक टिप्पणी भी प्रभावित करती है जनता को। और उत्तर प्रदेश मॉडल की सच्चाई जो है कोर्ट ने ये आदेश देकर बता दी है, ये टिप्पणी कर बता दी है कि कैसे उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज से पूछा कि पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153 बी यानी कि 153 बी क्यों नहीं जोड़ी, जबकि ये धारा बन रही थी। यानी जो धारा जुड़नी चाहिए थी वो धारा इसमें क्यों नहीं है, ये सवाल पूछे गए। शीर्ष अदालत ने कहा कि विधि अधिकारी ने 16 फरवरी को उसके समक्ष कहा था कि शिकायत में लगाए गए आरोपों से आईपीसी की धारा 153 बी यानी कि 153 बी और 295 ए के तहत दंडनीय अपराधों के आवश्यक तत्व सिद्ध होते हैं और उक्त अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने
पीठ को सूचित किया कि निचली अदालत ने पुलिस को मामले की जो है आगे की जांच की अनुमति दे दी है और साथ ही साथ पुलिस जो है आवश्यक धाराएं जोड़ेगी और अब मामले की अगली सुनवाई जो होनी है वो 19 मई को निर्धारित कर दी गई है। यानी अगली सुनवाई जो होगी आने वाली 19 मई को होगी। इसी बीच मैं आपको बता दूं, एक रिपोर्ट भी मैं आपको दिखा देती हूं जिसमें आंकड़े चौंकाने वाले हैं, जिसमें दावा किया गया है कि हमारे देश में हेट स्पीच के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और बड़ी संख्या में घटनाएं कहां पर है, उन्हीं राज्यों में दर्ज हुई हैं जहां बीजेपी की सरकार है। इन रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि कई मामलों में सीधे तौर पर हिंसा की अपील तक की गई है। फैक्ट चेकर की एक रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बताती हूं, पिछले 10 सालों में मोदी सरकार की कार्यकाल में 91% घृणा अपराध हुए हैं। मोदी सरकार में देश के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 23 राज्यों में धार्मिक पूर्वग्रह से प्रेरित अपराधों से संबंधित घटनाएं मई 2024 30 अप्रैल से लेकर 2019 के बीच 99 लोग मारे गए हैं, 99% लोग, और लगभग 703 लोग घायल हैं। यह है रिपोर्ट। 2024 के बाद अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा अपराधों में 73% की वृद्धि हुई है। हालांकि इन आंकड़ों को लेकर सियासत भी गर्मा गई है और लोग अलग अलग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, अलग अलग अपने तरीके से पेश कर रहे हैं इसको। लेकिन इतना जरूरी है कि कोर्ट की सख्ती और इन रिपोर्ट्स ने मिलाकर एक माहौल जो है बनाकर रख दिया है और जमीनी हकीकत क्या है वो बता दिया है, जहां ये मुद्दा अब चुनावी चर्चा में केंद्र में आ गया है। विपक्ष से लोकतांत्रिक मूल्य और सामाजिक संतुलन का सवाल बता रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष से राजनीतिक एजेंडा कहकर पूरी तरीके से खारिज कर रही है, जैसे कि वो लगातार करते ही हैं। यानी ये मुद्दा अब सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि पूरी तरह राजनीतिक भी बन चुका है। अब अगर जमीनी हालात देखें तो बंगाल में योगी की रैलियों का असर भी साफ नजर आ रहा है। भारी भीड़ है, बड़ी भीड़ है, आक्रामक बयान कर रहे हैं लगातार योगी आदित्यनाथ और लगातार हमले बोल रहे हैं। ये सब मिलाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं बंगाल में। योगी जी की एंट्री को बीजेपी के लिए एक बड़ा गेम चेंजर के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि वो वहां पर यूपी मॉडल की मिसालें भी दे रहे हैं, क्योंकि उनके भाषण सीधे तौर पर भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तर पर असर डालते हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इन मुद्दों को उठाकर सरकार पर निशाना साध रहा है और अब जो कोर्ट ने फैसला दिया है वो भी आपके सामने है। अब ये देखने की कोशिश हो रही है, ये देखने दिलचस्प होगा कि असल मुद्दा है क्या। दोनों तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है, विपक्ष से भी सरकार से भी। अब आने वाला चुनाव ही बताएगा कि ये बयानबाजी कितना असर वोटरों पर डालती है। यही वजह है कि माहौल दिन ब दिन और गर्म होता जा रहा है बंगाल में। कल मतदान है पहले चरण के और सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट की ये सख्ती चुनावी नैरेटिव को बदल देगी या फिर योगी आदित्यनाथ की रैलियों का असर भारी पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ कानून और न्याय का मुद्दा है तो दूसरी तरफ सियासी ताकतों का प्रदर्शन। दोनों ही अपने अपने तरीके से जनता को प्रभावित और लुभाने की कोशिश कर रही हैं और वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, जो हमेशा पार्टियां करती भी हैं। लेकिन आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि वोटर किसे ज्यादा महत्व देते हैं। क्या वो न्यायपालिका के संकेत जो दे रही है न्यायपालिका, जो कोर्ट ने संकेत दिए हैं, सख्त रूप अपनाया है, उसको गंभीरता से लेंगे वोटर्स, या फिर राजनीतिक भाषणों का जो है योगी जी का प्रभाव रहेगा। लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि बंगाल का चुनाव अब सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि ये एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक टेस्ट बन चुका है, जहां हर कदम जो है और हर बयान का असर दूर दूर तक जाने वाला है। और इसी वजह से अब हर पार्टी अपनी रणनीति को और ज्यादा आक्रामक कर और ज्यादा सटीक बनाने में जुट गई है, ताकि आखिरी समय तक वोटरों को अपने पक्ष में लिया जाए, ताकि वोटरों को आखिरी समय तक उनका माइंड जो है प्रभावित किया जाए। लेकिन कोर्ट की सख्ती जिस तरीके से आई है, कोर्ट ने जिस तरीके से जुल्म पर, एक विशेष समुदाय पर जिस तरीके से जुल्म हुआ, दाढ़ी टोपी खींची गई, उस पर जिस तरीके से सख्त रवैया अपनाया और फटकार लगाई है, वो हमने आपको बताया। इसका असर बंगाल में कैसे देखने को मिलेगा और जमीनी हकीकत पर यूपी मॉडल की सच्चाई क्या है, ये कोर्ट ने साफ कर दिया है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।